Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and as we started our subject Communication Skills Unit 1 Chapter number 2. So जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कम्युनिकेशन से हम क्या समझते हैं और क्या क्या मेजर बैरियर्स आते हैं जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर चार बैरियर्स को हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम फर्दर इसी को कंटिन्यू करते हुए रिमेनिंग बैरियर्स और ओवरकम मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा जेंडर बैरियर। ठीक है, हियर अ रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट, वर्कप्लेस authority and education are the common ways in which men and women are pitted against each other. Overcoming barriers in gender communication isn't simple but can be made clear with a little patience and understanding. This barrier arises because men and women have a different way of thinking and communication. क्या बोल रहे हैं कि देखो मेन और फीमेल वुमेन की बात करें तो दोनों का थॉट प्रोसेस अलग है। ठीक है, दोनों का बात करने का तरीका अलग है, दोनों का बिहेव करने का तरीका अलग है। ठीक है, तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि मेन और वुमेन के जो रिलेशनशिप्स है, जिस तरीके के बॉन्ड्स वो बिल्ड करते हैं, जैसे रिलेशनशिप्स वो बिल्ड करते हैं, जो उनको रिस्पेक्ट, दूसरों को रिस्पेक्ट देने का तरीका होता है, अपनी रिस्पेक्ट लेने का तरीका होता है, वर्क प्लेस के अंदर एक ऑथोरिटी पावर में बिहेव करने का तरीका होता है, उनका लेवल ऑफ एजुकेशन होता है, उनका माइंडसेट होता है, वो काफी अलग होता है, मेन का वुमेन से काफी एक दूसरे से अलग होता है। तो इस बैरियर को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे जेंडर कम्युनिकेशन होना जो है वो एक डिफिकल्ट टास्क है। मतलब कि दोनों जेंडर्स के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में, हम कहेंगे वुमेन और मेल्स के बीच में जो है कभी कभी एक जेंडर कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाता है कि मतलब दो, या तो मेल जो रहता है, मेल रहता है, वो वुमेन को अपनी बात प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, बिकॉज मेल्स आर वेरी प्रिसाइज एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड एंड वुमेन्स आर मोर सेंसिटिव एंड मोर फीलिंग ओरिएंटेड। उनको प्रॉब्लम के सोल्यूशन से ज्यादा चीजों के एग्जीक्यूशन में वैल्यू करेगा, जबकि मेन्स की बात करेंगे तो वो सोल्यूशन ओरिएंटेड ज्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे जो है जेंडर कम्युनिकेशन जो है वो एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये जो जेंडर कम्युनिकेशन है इसको ओवरकम कम करना इतना इजी नहीं होता है, लेकिन अगर फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ क्लियरली बात करें, एक पेशेंस से एक दूसरे के साथ डील करें, पेशेंस से बात करें और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाए, तो वहां पे एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा और ये जो जेंडर बैरियर है ये ओवरकम हो सकता है। ये बैरियर इसलिए हो रहा है क्योंकि मेन और वुमेन के सोचने का थॉट प्रोसेस अलग है, उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि जेंडर बैरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फर्स्ट है फियर एंड शाय, सेकेंड है एनवायरमेंट और थर्ड है मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, पहला है फियर कि अगर जैसे मान लो वुमेन्स की हम बात करें तो वुमेन्स आर मोर फियर एंड मोर शाय। वुमेन्स ज्यादा शाय होती है, वो अपने आप को इजीली एक्सप्रेस नहीं करेंगी, स्पेशली एक अनसडन एनवायरमेंट में। मतलब अगर किसी न्यू एनवायरमेंट में सडनली जा रही है तब उनको थोड़ा टाइम लगेगा अपने आप को एक्सप्रेस करने। ठीक है, इसके अपोजिट मेंस जो है लॉन्ग टर्म पे ज्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे। एक बार वुमन अगर फेमिलियर हो गई व्हेन शी बिकम कंफर्टेबल तो वो बहुत ज्यादा टॉक्टिव हो जाएगी। इसके अपोजिट मेंस जो है वो स्टार्टिंग से ही टिल द लास्ट दिन नेचर रहेगा उनका। ठीक है, दे डोंट हैविंग फियर, उनको कोई डर भी नहीं है। ठीक है, जो उनको एक्सप्रेस करना है उसको इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी टॉक्टिवनेस उनके अंदर कम होती है। सेकेंड है एनवायरनमेंट की, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वुमेन अलग तरीके से बिहेव करेगी, मेन्स अलग तरीके से बिहेव करेंगे। ठीक है, और एक मिसअंडरस्टैंडिंग कि मोस्टली केसेस में बिकॉज दोनों एक दूसरे को प्रॉपर्ली अपनी बात एक्सप्लेन नहीं कर पाते, दैट इज वाई वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जो मेजर फैक्टर्स है जो जेंडर बैरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है फियर एंड चाय, एनवायरनमेंट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। सो नेक्स्ट इज हाउ टू ओवरकम, कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिजिंग द गैप इन द जेंडर कम्युनिकेशन व्हिच रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग दैट ओनली टाइम एंड अटेंशन विल टीच। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि जो जेंडर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है ना, उस
वो जो कम्युनिकेशन है उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो गैप है दोनों के थॉट प्रोसेस में, एक वे ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर, तो वो जो गैप है उसको एक ब्रिजिंग प्रोसेस के थ्रू वहां पे क्रिएट करने की जरूरत है। मतलब कोई इंटरमीडिएट हो जो उस पर्सन से इस पर्सन के बीच में प्रॉपरली इफेक्टिवली बात को पहुंचा सकता हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो गैप है जेंडर कम्युनिकेशन के बीच में, इसके अंदर एक ब्रिजिंग का जो काम करता है वो है कि उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ग्रेट डील ऑफ पेशेंस की नीड है, बहुत ज्यादा धैर्य की जरूरत है, और एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि दोनों एक दूसरे के साथ एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाए। और ये अंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट होगी कि सिर्फ टाइम के साथ जैसे जैसे आप वक्त गुजारोगे, है ना, एक दूसरे के साथ थोड़ा काम करोगे, डील करोगे, तो धीरे धीरे विद द टाइम और विद अटेंशन, या अगर आप ध्यान दे रहे हैं कि एक्चुअल में किस तरीके से सामने वाला बिहेव कर रहा है, कैसे वो काम कर रहा है, क्या उसका थॉट प्रोसेस है, अगर आप अटेंशन उस पर देते हैं, उस पर टाइम देते हैं उन चीज़ों को समझने के लिए, पेशेंसली चीज़ों के साथ डील करते हैं, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे आप जो है इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं और जेंडर बैरियर को ओवरकम करके प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी देखो क्या होता है, एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रहेगा एक सुपीरियर पर्सन रहेगा। ठीक है, उसके अंडर में मान लो कि 4 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ये इसके फर्स्ट स्टेज के अंदर फर्स्ट लेवल के अंदर 4 लोग काम कर रहे हैं। 4 लोग फिर फर्दर दो दो लोगों के साथ डील करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि इस बंदे ने कोई एक बात बोली, इसने इन चारों को बोली, इन चारों ने इन 2 को बोली, और फिर इन 2 ने आगे 3 लोगों को बोली। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, इस बंदे से इस बंदे तक जो बात आई है ना, वो एग्जैक्ट वैसे नहीं आएगी जैसे उसने बोली हो, है ना। वो कई बार यहाँ से और यहाँ से, ये बिल्कुल वही बात है कि अगर कोई बात एक बंदे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे होकर के फिर आती है, तो एक्चुअल में जो बात फर्स्ट बंदे ने कही होती है उसका कुछ और ही बन जाता है। तो बिल्कुल ऐसे है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना, तब बहुत चांसेस है कि वहां पे जिस तरीके से जो बात जैसे आनी चाहिए थी, कई बार वो वैसे नहीं आकर के अलग तरीके से आती है, तो उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। दिस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ग्रेटली अफेक्ट्स द कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज एज फार एज द कम्युनिकेशन इज कंसर्न। तो कई बार जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो अगर इफेक्टिव तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो तो ये सोचते हैं कि सुपीरियर पर्सन इज रॉन्ग, या वो अपने सीनियर बॉस को गलत समझ रहे होते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है ना, काफी ज्यादा अफेक्ट होता है। जो एम्प्लॉयज है उनकी कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा अफेक्ट होती है जब वहां पे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। तो इस तरीके से ऑल द इंटरनल फैक्टर्स विच इज साइमिक और ब्लॉक द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉन एज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो वो सारे इंटरनल फैक्टर्स जो कि इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं, इसको सिस्टमैटिक वे में नहीं होने देते हैं, उनको बोलते हैं organizational barrier. And some such barriers have already been discussed like restrictive environments, deceptive tactics, communication network, so on. तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, मतलब अगर एनवायरनमेंट ऐसा है, वर्किंग प्रोफेशन ऐसा है जो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो वहां पे कई बार क्या होता है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, तो सामने वाले जो एम्प्लॉय है उसकी बाट ऊपर सीनियर अथॉरिटी तक नहीं पहुंच पाएगी। तो रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट एक प्रॉब्लम है। ठीक है, डिसेप्टिव टैक्टिक्स, मतलब कि वहां पे कुछ ऐसे कहते हैं ना, वर्किंग प्रोफेशन में पॉलिटिक्स हो रही है, डिफरेंट टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं। ठीक है, और कम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब कि जो जिस मीडियम के थ्रू आप वहां पे इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, ठीक है, एक तो 1% टू सेकंड पर्सन टू थर्ड पर्सन आ रही, तो ऑब्वियसली बात है कि प्रॉपर्ली बात नहीं पहुंच पाएगी। एक ही मीटिंग करके डायरेक्टली सुपीरियर पर्सन ने थर्ड लेवल वाले बंदे से डायरेक्टली बात कर ली, लेकिन मीटिंग अब हर एक इंडिविजुअल के साथ तो लेंगे नहीं, एक कॉमन मीटिंग होगी, तो वहां पे भी हर ये जो थर्ड नंबर के जो पर्सन है, ये हर एक पर्सन जो है अलग तरीके से बिहेव कर रहा होगा, हर पर्सन का एक अलग तरीके से माइंडसेट होगा, तो वहां पे कैसे वहां पे सारी चीजें रहेंगी, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज बैरियर।
तो क्या बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर काफी ज्यादा एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो इसमें सारे वो इंटरनल फैक्टर्स आते हैं जो कि कम्युनिकेशन को क्या कर देते हैं, कम्युनिकेशन के प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। और ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके अंदर आते हैं आपके रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, डिस्क्रिप्टिव टैक्टिक्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये सारी चीजें हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर को अफेक्ट करती है। So here is next are factors which are causing the organizational barrier. किसकी वजह से organizational barrier देखने को मिलते हैं? तो पहला है status relationship. हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर पर्सन का अपना एक स्टेटस है, उस स्टेटस को भी मेंटेन करना है, उसको सिर्फ बात को ही नहीं बताना, उसको एक तरीके से उस बात को बताना है कि उसका स्टेटस भी वहां पे मेंटेन रहे। तो पहला है स्टेटस रिलेशनशिप। सेकेंड है वन वे फ्लो। कई बार क्या होता है सिर्फ एक पर्सन, जो मैंने कहा कि हेड ऑफ द पर्सन कॉमनली मीटिंग ले लेगा, लेकिन उसमें क्या होगा सिर्फ एक तरफ से बात जा रही होगी, दूसरी तरफ से एम्प्लॉय की तरफ से बात नहीं आई होगी, तो वहाँ वन वे कम्युनिकेशन हो रहा होता है, वन वे फ्लो हो रहा होता है। नेक्स्ट थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से वो बिल्डअप है, किस तरीके से वो उनका एक्सप्रेशन है, ये सारी चीजें यहाँ पे अफेक्ट करेगी। रूल्स एंड रेगुलेशन, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिनको वहाँ के एम्प्लॉयज को फॉलो करना होता है। एंड टू मेनी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जैसे तो मैंने फिर भी तीन लेवल पे बताया, लेकिन इससे ज्यादा लेवल ऑफ स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो अगर वहाँ पे बहुत ज्यादा लेवल है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, तो भी वहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इस तरीके से जो मेजर फैक्टर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैरियर का काम करते हैं, वो है स्टेटस रिलेशनशिप, वन वे फ्लो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड टू मेनी लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज हाउ टू ओवरकम, कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है। तो फर्स्ट है पुअर स्ट्रक्चर टू द कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन के साथ जो पूरा स्ट्रक्चर बना है उस स्ट्रक्चर के साथ पुअरली कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि स्ट्रक्चर ही पुअर है, अगर सही तरीके से पूरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन में दिक्कत आ सकती है। सेकेंड है द वीक डिलीवरी। डिलीवरी यानी कि जिस तरीके से अपनी बात पहुंचाई जा रही है वो भी सही तरीका नहीं है, वीक डिलीवरी सिस्टम है। थर्ड है यूज ऑफ अ रॉन्ग मीडियम टू डिलीवर द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने के लिए जो मीडियम चूज किया हुआ है वो भी गलत है। फोर्थ है मिक्स्ड मैसेजेस। अगर आप एक से ज्यादा मैसेजेस को एक बार में डिलीवर करना चाह रहे हो तो कई बार क्या होता है वहां पे सारे मैसेजेस आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिफ्थ है द मैसेज इज डिलीवर्ड टू द रॉन्ग ऑडियंस। ठीक है, जिसको बताना चाहिए था उसकी जगह किसी और को बता रहे हो, रॉन्ग ऑडियंस को डिलीवर कर रहे हो, है ना, कि वो आगे जाके डिलीवर कर देगी तो वो कुछ और ही डिलीवर करेगी, वो सेम चीज नहीं डिलीवर कर रही होगी। और मेन इज डिस्ट्रैक्टिंग एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में डिलीवर किया जा रहा है अगर वो एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्टिंग है, उस टाइम पे प्रॉपर्ली चीजों को नहीं समझाया जा सकता, नहीं समझा जा सकता इंसान के थ्रू, एम्प्लॉयज के थ्रू, तो वहां पे भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो कि पुअरली स्ट्रक्चर है उसको एकदम स्ट्रांगली बिल्ड करें। ठीक है, जो डिलीवरी हो इंफॉर्मेशन का वो भी अच्छे से स्ट्रांगली हो। ठीक है, सही मीडियम को चूज किया है कम्युनिकेशन के लिए, मिक्स मैसेजेस की जगह सिंगल वन टाइम में वन मैसेज ही डिलीवर किए जाए। ठीक है, सही ऑडियंस को मैसेज दिया जाए और डिस्ट्रैक्टिंग एनवायरनमेंट, जो डिस्ट्रैक्टिंग एनवायरनमेंट है उसको ओवरकम करके और एकदम अच्छे सही एनवायरनमेंट में इंफॉर्मेशन को दिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। देन लास्ट है अपने परसेप्चुअल बैरियर। परसेप्शन मतलब हर इंसान का एक परसेप्शन होता है, चीजों को देखने का अपने नजरिया होता है, अपने ओपिनियन होते हैं। तो कई बार आप उसको कोई बात समझाना चाह रहे हो लेकिन वो समझेगा ही नहीं क्योंकि उसकी परसेप्शन उस चीज को अलाउड ही नहीं करे समझना, तो वहां पे भी परसेप्शन बैरियर देखने को मिलता है। सो द मोस्ट कॉमन बैरियर इज दैट द पीपल हैव अ डिफरेंट ओपिनियन and the varied perception of every individual give rise to a need of an effective communication. We all have our own preferences, values, attitudes, origins, and life experiences that act as a filter on our experiences of people, event, and information. ठीक है, परसेप्चुअल बेस का मतलब ये है कि देखो हर इंसान है, हर इंसान का अपना अपना एक ओपिनियन है, तो इस तरीके से हर इंसान के ना डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं और यहाँ पे डिफरेंट ओपिनियंस की वजह से मोस्ट कॉमनली जो है परसेप्चुअल बेरियर देखने को मिलता है। यहाँ पे जो मोस्ट वेरिड परसेप्शन है किसी भी इंसान का वो
जो है कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर रोल प्ले करता है। अगर उसका परसेप्शन, चीजों को देखने का नजरिया सही होगा तो वहां पे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। जबकि अगर उसका परसेप्शन चीजों को लेकर के नेगेटिव होगा तो फिर वहां पे उसको कुछ भी समझाने की कोशिश करो, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमारे सबके कुछ अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, हमको क्या चाहिए लाइफ में, कैसे चाहिए, हमारे कुछ मोरल वैल्यूज हैं, हमारा चीजों को देखने का एक पर्टिकुलर नजरिया है, एटीट्यूड है, हमारे कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हम किस जगह से ओरिजिनेट हुए हैं, कहाँ से हम आए हैं, ये सभी जो है हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस जो रहे हैं किसी भी इंसान के, कोई भी इंफॉर्मेशन उसके माइंड में रही है, उसका पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसके जीवन में जो भी घटनाएं हुई हैं, वो सभी यहाँ पे एज ए फिल्टर काम करती है और उसके जो है लाइफ में उसके वर्किंग प्रोफेशन में एक बैरियर का काम करती हैं। मेजरली किस वजह से ये होती है? सो फैक्टर्स व्हिच आर causing the perceptual barrier is first is difference in understanding, difference in perception of reality, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड ओपिनियन। अगर किसी भी इंसान की समझने की, अंडरस्टैंडिंग की जो टेंडेंसी है वो अलग है, रियलिटी के साथ जो परसेप्शन है, चीजों की रियलिटी को वो नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा रियलिटी में रहते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी रियलिटी को समझते नहीं है, रियलिटी में रहते ही नहीं है। तो रियलिटी को लेकर के उनका परसेप्शन क्या है, उनके क्या मोरल वैल्यूज हैं, वो किस एटीट्यूड के साथ चीजों को डील करते हैं, उनके ओपिनियंस क्या है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है परसेप्चुअल बैरियर को क्रिएट करती हैं। अब कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं? तो फर्स्ट है स्टार्ट बाय लिसनिंग द अदर। बहुत सिंपल सी बात है कि दूसरे के ओपिनियन को सुनो तो सही, जब सुनोगे तब थोड़ा थोड़ा समझ में भी आएगा। तो फर्स्ट है स्टार्ट बाय लिसनिंग द अदर, पहले दूसरों को सुनना सीखो। सेकेंड है क्लैरिफाई इफ देयर इज कंफ्यूजन, और अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें ऐसा नहीं, ऐसा ओपिनियन होना चाहिए, अगर आप कंफ्यूज हो तो उससे बात करके डिस्कस करो, क्लैरिफाई करो उस चीज को। एंड थर्ड है स्टे काम एंड पॉजिटिव। सबसे इंपॉर्टेंट है कि चीजों को शांत रहकर, काम रहकर के, पॉजिटिव रहकर के आराम से सुनना है, समझना है, जिससे आप एग्री हो उसको एक्सेप्ट करना है, जिससे आप एग्री नहीं हो उसको डिस्कस करना है, उसको क्लैरिफाई करना है। तो इस तरीके से काम, कूल डाउन रह करके, पॉजिटिव रह करके ये जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही है परसेप्चुअल बैरियर की, इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। तो ये सारे जो रहते हैं हमारे मेजर बैरियर्स रहते हैं जो कि कम्युनिकेशन में देखने को मिलते हैं। अब हमने कहा कि परसेप्शन जो है काफी ज्यादा इफेक्टिव है, यहाँ पे कम्युनिकेशन के अंदर काफी ज्यादा रोल प्ले करता है कि अगर कोई इंसान का परसेप्शन ही अलग है ना, तो उसको आप कोई चीज समझाने की कोशिश करो, उसको नहीं समझ में आएगी, उसका थॉट प्रोसेस उसको अलाउ नहीं करेगा समझने को। तो यहाँ पे परसेप्शन कैसे रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन के अंदर। सो नेक्स्ट इज पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। किसी भी इंसान का क्या पर्सपेक्टिव है, क्या उसका थॉट प्रोसेस है, क्या उसका माइंडसेट है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें जो है कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है। सो नेक्स्ट इज पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। देखो क्या समझते हैं हम कम्युनिकेशन के अंदर पर्सपेक्टिव से, कि अ कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव फोकस ऑन द वे इन विच आर shared meanings and practices are constituted through language and symbols. The construction of the message and their dissemination through the media, organizations and society. ठीक है। एक जो भी कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव हो, वो किस मतलब पर्सपेक्टिव क्या है, लोगों का देखने का नजरिया क्या है, ठीक है, किस तरीके से वो अपनी थॉट प्रोसेस को एक्सप्रेस करेंगे। तो एक कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव जो है वो इस चीज पर फोकस करता है कि किस तरीके से हम किस लैंग्वेज के थ्रू, किस सिंबल के थ्रू, या किस तरीके के मैसेज को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करके, कैसे बना करके जो है अपने थॉट प्रोसेस को, अपने मेमोरीज को, अपने मीनिंगफुल थॉट्स को, प्रैक्टिसेस को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और मीडिया के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू उसको डिसएमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि चीजों को बता सकते हैं, चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से communication perspective is not only examines the way that message transmit information, influence the individual collective behavior, it also examines the way that message creates, sustain and change the cultures and communities. ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी कम्युनिटी का जो पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ इस बात को नहीं एग्जामिन करता, सिर्फ इस बात को नहीं बताता कि किस तरीके से एक मैसेज जो है वो, उस मैसेज के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं, बल्कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के
जो भी बिहेवियर रहेगा या जो भी कलेक्टिवली जितने भी लोग हैं उन सबका जो बिहेवियर है उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। साथ ही एग्जामिन करता है कि किस तरीके से जो है मैसेज को क्रिएट किया जाता है, कैसे मैसेज को क्रिएट किया गया है, कैसे उसको सस्टेन किया गया है, रखा गया है, और कैसे जो है कल्चर चेंज होता है, कैसे कम्युनिटीज चेंज होती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कहना चाह रहे हैं कि कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव जो है सिर्फ मैसेज के थ्रू इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के बारे में नहीं है, सिर्फ ये इस बारे में नहीं है कि किस तरीके से हम अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेंगे, बल्कि में है ना ये इस बात को भी एग्जामिन करता है कि किस तरीके से किसी भी पर्सन का या जो कलेक्टिवली जो लोग हैं उनका बिहेवियर यहाँ पे शो हो रहा है, उन सभी का एक साथ कलेक्टिव फॉर्म में कैसा बिहेवियर है, कैसा पर्सपेक्टिव है। ठीक है, और ये इस बात को भी एग्जामिन करता है कि कैसे कम्युनिटीज बिल्ड की जाती है, कैसे सस्टेन की जाती है, कम्युनिटीज बिल्ड की जाती है फर्स्टली, तो सेकेंडली उसको सस्टेन किया जाता है, उसको बनाए रखा जाता है। देखिए कैसे कल्चर के अंदर चेंजेस होते हैं, कैसे कम्युनिटीज चेंज होती है, कम्युनिटीज का थॉट प्रोसेस चेंज होता है, कम्युनिटीज का बिहेवियर चेंज होता है, तो ओवरऑल पर ये यहाँ पे फोकस रहता है। So we all come to each communication exchange with our own filter through which we see the world, the person we are communicating with and the situation or topic we are communicating about. तो यहाँ पे हम जो है सभी आते हैं किसमें, यहाँ पे हम सभी क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट करके जो भी हमारे थॉट प्रोसेस है उसको एक्सप्रेस करते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारे दिखने के नजरियों को दुनिया को दिखाते हैं। ठीक है, विद आवर ओन फिल्टर, जिसके अंदर हम अपना फिल्टर लगाते हैं कि हमें क्या क्या चीजें बतानी है, क्या क्या चीजें नहीं बतानी है। तो यहाँ पे हम सभी जो है हमारी कम्युनिकेशन के थ्रू हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारे अपने आप को हम एक्सप्रेस करते हैं, हम कैसे हैं, कैसा सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, हमारा क्या माइंडसेट है, उसको दुनिया को दिखाते हैं, लेकिन साथ में अपने खुद के फिल्टर को लगा करके कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। तो इस तरीके से जब कोई पर्सन वहां पे कम्युनिकेट कर रहा होता है, ठीक है, या जिसके बारे में कम्युनिकेट कर रहा होता है, जिस सिचुएशन पे जिस टॉपिक पे कम्युनिकेट कर रहा होता है, ये सारी चीजें इस बात पे डिपेंड करती है, मतलब कि किस वो पर्सन जो कम्युनिकेट कर रहा है वो कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका वैल्यूज क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, और जिस टॉपिक पे, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिस टॉपिक पे वो बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, और टॉपिक क्या है, कैसी सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है जिसके अंदर वो उस चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे पर्सपेक्टिव ये है कि भाई किसी भी जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, उसमें हर इंडिविजुअल पर्सन का अपना एक पर्सपेक्टिव है, अपना एक थॉट प्रोसेस है। तो वो सिचुएशन क्या है, वो टॉपिक क्या है, वो पर्सन क्या है, कैसा है, ये सारी चीजें यहाँ पे कम्युनिकेशन के अंदर देखने को मिलेगी, जिन पर फोकस करना होता है। These filters mean that we don't always start with the same perspective as the person we are communicating with. Our individual perspectives are the filters through which we communicate with the others. अब हम कह रहे हैं कि हम विद फिल्टर्स यहाँ पे बात करते हैं। विद फिल्टर का मतलब ये है कि हम जो बात जिस तरीके से जहाँ करना चाहते हैं हम वैसे ही करते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि, मतलब होता है बट नॉट विद ऑलवेज, की जो एक्चुअल में हमारे मन में है ना, एज इट इज हम उसको विद सेम वे ऑफ बिहेवियर हम एक्सप्रेस कर दें। तो यहाँ पे फिल्टर का मतलब ये है कि हम हमेशा वैसे नहीं स्टार्ट करते जैसा हमारा पर्सपेक्टिव रहता है। ठीक है, तो जिसके साथ हम बात कर रहे होते हैं ना, उसके साथ वे टू वे डिपेंड करेगा कि किस इंसान के साथ आप बात करोगे। जिस इंसान के साथ आप बात करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो पर्सपेक्टिव है, वे ऑफ एक्सप्रेशन है आपका, वो चेंज होता है। ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल का अपना एक फिल्टर होता है जिसके थ्रू वो दूसरे पर्सन से क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, बात करता है। तो है ना, मुखौटे बहुत है, बिल्कुल वैसे है कि हर इंसान ने अपने ऊपर एक मुखौटा लगा रखा है, वो दिखाना चाहता है जो वो नहीं है। ठीक है, और जो उसको सिर्फ ये है कि मुझे यही अपनी पर्सनैलिटी का यही पोर्शन, यही चीज दिखानी है, वो वही दिखाएगा वहां पे फिल्टर लगा करके। तो इस तरीके से फिल्टर का मतलब ये है कि हर पर्सन टू पर्सन जो है आपका पर्सपेक्टिव जो सेम पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपके मन में बात एक ही है लेकिन अलग अलग लोगों से आप अलग अलग तरीके से कहोगे, अलग अलग वे ऑफ एक्सप्रेशन के साथ कहोगे, तो ये है पर्सपेक्टिव। तो इस तरीके से पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि जब हम कोई भी अपनी मीनिंग्स को, प्रैक्टिसेस को
शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे लैंग्वेजेस के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू कर रहे हैं, मैसेजेस के थ्रू कर रहे हैं, किसी भी मीडिया के थ्रू, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर कर रहे हैं, तब वहाँ पे हम जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करें किसी भी इंडिविजुअल को, ठीक है, या कलेक्टिवली करें, तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना है, हमें एग्जामिन करना है कि किस तरीके से मैसेजेस क्रिएट हो रहे हैं, सस्टेन हो रहे हैं और कल्चर के साथ चेंज हो रहे हैं। और इस तरीके से यहाँ पे फिल्टर लगा करके हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पे अलग अलग परसेप्शन है, जैसे कि फर्स्ट है आपकी विजुअल परसेप्शन, देखने का नजरिया क्या है। So this visual perception is the ability to see and interpret, that is analyze and give meaning to this visual information that surrounds us. This is a process of taking in one's environment is referred as a perception. There is an old saying that a picture is worth 1,000 words. Life would indeed to be difficult without the paintings, photographs, diagrams, charts, drawings and graphical symbols. ठीक है, तो विजुअल परसेप्शन का मतलब क्या है कि देखने का नजरिया। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान किसी भी चीज को किस तरीके से देखता है, जब वो उसको देखता है तो वो उसके रिलेट में क्या इंटरप्रेट करता है, क्या सोचता है, क्या वो एनालाइज करता है, क्या उसके दिमाग में उस चीज को देख करके ख्याल आता है, वो उसको क्या मतलब दे देता है ना। तो यहाँ पे जिस सराउंडिंग्स में वो रह रहा है उससे वो विजुअल इंफॉर्मेशन को गेदर करता है, मतलब कि देखता है, देख करके बहुत सारी चीजों को समझता है, जानता है और इंटरप्रेट करता है कि क्या वहां पे दिखाई दिखाई देने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से विजुअल परसेप्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी जो चीज होती है, कोई भी परसेप्शन होता है, कोई भी चीज जो हो रही होती है उसको लिया जाता है, देखा जाता है, देख करके उसे समझा जाता है, एनालाइज किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पे एक ओल्ड सेइंग है कि एक पिक्चर के जो है ना, एक किसी भी तस्वीर के कई सारे हजारों शब्द होते हैं, उसमें कोई शब्द नहीं लिखा हुआ था लेकिन फिर भी उसके हजार, ठीक है। इसी तरीके से लाइफ की जो है बिना पेंटिंग्स के, डायग्राम्स के, फोटोग्राफ्स के, चार्ट्स के, ड्राइंग्स के, चित्रकारी के और ग्राफिकल जो सिंबल्स होते हैं उनके बिना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी अगर ये सब यहाँ पे यूज नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे इन डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेशन के थ्रू भी जो है कई बार चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है, चीजों को समझाया जाता है और कम्युनिकेट किया जाता है, अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाता है। सेकेंड है लैंग्वेज। The different perspective we experience can be the language as well. How many times have you received an email that seems to have a certain tone to it? That perception of tone, color, the way that you might have responded. ठीक है, तो सेकंड रहता है लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब ये है कि जैसे किस तरीके से बात को बोला जा रहा है ना। तो इसमें भी ये है कि हमारे हर, जैसे एक सेम मेल आपने 5 लोगों को भेजा है, हर इंसान का उस मेल को पढ़ने का, समझने का, उसको लेने का, उसके उसके साथ डील करने का जो पर्सपेक्टिव होगा ना वो अलग होगा। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो भी, हम जो लैंग्वेज यहाँ पे फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जो हमारा लैंग्वेज को लेकर के जो पर्सपेक्टिव रहता है वो भी यहाँ पे डिफरेंट रहता है। तो इसके अंदर ये है कि कितनी बार आपने एक मेल को रिसीव किया है। अगर मान लो अगर आपको कोई मेल रिसीव हुआ है तब आपको ऐसा लगा है कि इस मेल के अंदर काफी ज्यादा टोन टू इट, मतलब इसके अंदर काफी ज्यादा एक टोनटिक लैंग्वेज के अंदर बात की जा रही है, और यहाँ पे जो टोन कलर का जो ये परसेप्शन है, जो जो कि उस बात उसके अकॉर्डिंगली जिस तरीके से आपने उस मेल को लिया होगा, जिस तरीके से उसको एक्सेप्ट किया होगा, उसी मैनर में आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे लैंग्वेज भी कई बार एक डिफरेंट टाइप ऑफ परसेप्शन क्रिएट करती है कि जब मेल है तो वहाँ पे सिर्फ वर्डिंग्स लिखे हुए हैं, वहाँ पे आपका जो है वे ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, तो लैंग्वेज का ये है कि हर इंसान का ना एक लैंग्वेज के साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता है, उसको लेकर एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर कभी आपको एक मेल रिसीव हुआ है तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें काफी ज्यादा टोनिंग वे में बात की गई है, तो आपका जो ये वे है टोन कलर को लेकर के, उसके वे में ही आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे। तो यहाँ पे लैंग्वेज भी यहाँ पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ परसेप्शन होगा। तो इस तरीके से the same words have a very different meaning depending on how we interpret the same. Here is another example which is what is meaning of the following phrases. For an example, a man
A woman without her man is nothing. This sounds pretty bad at the first glance, but doesn't it? Look again. If you add the punctuation or change emphasis, how does the meaning change? A woman without her man is nothing. These words were the same in the both cases, but the meaning has now changed completely. Although we think our meaning may be clear when we use specific words in a certain order, we can't always be certain that the other person will read or hear that in the same way. ठीक है, तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कोई सेम वर्ड्स है, वर्ड सेम रहेंगे, लेकिन जो भी इसको इंटरप्रेट कर रहा है, जो भी समझ रहा है, उसका जो वे ऑफ परसेप्शन होगा, चीजों को लेने का जो तरीका होगा, वो उसके मीनिंग्स को, उसके मतलब को ही बदल के रख देगा। देखिए यहाँ पे इसको एक बात, एक एग्जाम्पल के तरीके से बताया गया है कि यहाँ पे किस तरीके से हम फ्रेजेस को यूज करेंगे। जब हम डिफरेंट फ्रेजेस को यूज करते हैं तो वो चीजों के मीनिंग को, चीजों के मतलब को बदल देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमने बोला है कि अ मैन विदाउट हर मैन इज नथिंग, हमने बोला है कि एक औरत का, उसकी एक औरत जो है उसके हस्बैंड के बिना, उसके आदमी के बिना जो है कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा बोला है तो यहाँ पे दो चीजें आएंगी। एक तो कि एक तो लगा कि एक औरत का एक आदमी के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ नहीं कर सकती एक औरत। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार में तो ये काफी ज्यादा बुरी लगेगी, पहली बार में तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन जब आप इसके अंदर पंक्चुएशंस ऐड कर देते हो या कुछ वर्ड एंड फ्राइजेस चेंज कर देते हो उसके, तो उसका मतलब जो है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। मतलब इसके अंदर कुछ एम्फेसिस चेंज कर दो, कुछ पंक्चुएशन चेंज कर दो, तो इस बात के मतलब पूरी तरीके से बदल जाएंगे। जहाँ पे ये है कि एक औरत जो है, आदमी जो रहता है उसकी हेल्प करता है, उसकी जो हेल्प रहती है उससे ये बेटर लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे औरत जो है, हर औरत के सक्सेस के पीछे एक आदमी का रोल है। तो इस तरीके से अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग। तो यहाँ पे जो वर्ड्स रहेंगे वो सेम रहेंगे, लेकिन उनका जो मतलब रहेगा वो अभी पूरी तरीके से बदल चुका है। ऑल्दो हमने जो सोचा, हमारा जो मतलब है, अगर वो बहुत ही क्लियर है, तो अब हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर सर्टेन ऑर्डर के अंदर वर्ड्स को स्पेसिफिक तरीके से यूज करके यहाँ पे उसको एक सही तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, सही तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन हम हमेशा नहीं कह सकते कि जिस भी तरीके से हमने चीजों को कहा है, जो दूसरा पर्सन जिसको पढ़ रहा है वो उस चीज को सेम ही तरीके से लेगा, सेम ही तरीके से पढ़ेगा, या जिस तरीके से हम उसको बताना चाहते हैं उसी तरीके से सुनेगा, उसी तरीके से समझेगा, ये हमेशा यहाँ पे श्योर नहीं होता है, सर्टेन नहीं होता है। तो इस तरीके से एक सेम बात के अलग अलग मतलब निकल सकते हैं, डिपेंड करता है कि सामने वाले का चीजों को लेकर के पर्सपेक्टिव क्या है। Then the next is other factors which are affecting the perspective. Other factors जो कि perspective को affect करते हैं। So there multitude or other factors that can affect our perspective, thereby affecting how we communicate with another person. Some of these factors come from our past experiences, our prejudices, our feelings and our environment, and some of these will be discussed in a great detail in the later chapters. ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि और भी फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि बहुत सारे मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स हैं जो कि पर्सपेक्टिव को अफेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे दो लोग जो आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, उनको अफेक्ट करने वाले और भी फैक्टर्स होते हैं। ये जो फैक्टर्स हैं किसकी वजह से जनरेट होते हैं, जो भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं, हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस उनकी वजह से जनरेट होता है। हमारे जो प्रीजड्स होते हैं, मतलब कि हमारा जो जजमेंट होता है चीज़ों को लेकर के, ठीक है, हम जो चीज़ों को लेकर के इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, हमारे जो फीलिंग्स इमोशंस रहते हैं चीज़ों को लेकर के, ठीक है, जिस एनवायरनमेंट से हम पले बड़े होते हैं, हम जहाँ से उठ करके आए हैं, जहाँ जो हमारा थॉट प्रोसेस के अंदर है, हमारा सराउंडिंग्स कैसा है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं किसी भी इंसान के पर्सपेक्टिव को अफेक्ट करते हैं, जिनको हम लेटर चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में, कि पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे लोगों के अफेक्ट करते हैं, उनके प्री जजमेंट्स क्या रहते हैं चीज़ों को लेकर के, उनके क्या फीलिंग इमोशंस है चीज़ों को लेकर के, ठीक है, वो किस तरीके के एनवायरनमेंट में उठे पले बड़े हैं, वो अफेक्ट करेगा। तो इन चारों फैक्टर्स पर मेजरली डिस्कस डिपेंड करता है किसी भी इंसान का पर्सपेक्टिव। और भी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको हम लेटर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम इन चारों को डिस्कस करते हैं।
तो फर्स्ट है इसके अंदर पास्ट एक्सपीरियंसेस। पास्ट एक्सपीरियंसेस का मतलब ये है कि किसी भी इंसान के ना कुछ लाइफ में कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं जो कहीं ना कहीं उसके थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये थॉट प्रोसेस में जो इन्वॉल्व पर्सपेक्टिव है वो किस तरीके से किसी भी पर्सन के माइंडसेट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम पास्ट एक्सपीरियंसेस की किस तरीके से किसी भी पर्सन के पास्ट एक्सपीरियंसेस उसके परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। सो फॉर एन एग्जांपल, इमेजिन दैट यू आर इन अ मीटिंग where you will be discussing the change in your personal policies at work. What will you bring in to that conversation? You might have examples of other companies' personal policies. ठीक है? So you might have examples from your own time in the company that demonstrate why you are feel that a certain change might need to be made, or you might come to table empty-handed with just a pad of paper and pen in order to take the notes. What influences you to do any of these things? Your past experiences. You would bring outside information because you have learned in the past that comparing situations can be helpful in making the decisions. You bring the examples of your own experiences because you have learned in the past that the examples can empower ways to make your case। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो कि कोई मीटिंग है, मीटिंग के अंदर डिस्कस किया जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि वर्किंग प्रोफेशन के अंदर क्या क्या पर्सनल किसी पर्सन की जो पर्सनल पॉलिसीज हैं उनमें क्या क्या चेंज किया जाना चाहिए। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, जब आप वर्किंग प्रोफेशन में काम कर रहे हो तो जो भी आपको प्रॉब्लम्स आई होंगी आप चाहोगे कि वो चीज़ें वहाँ पे चेंज हो जाए। बहुत सिंपल सी लॉजिस्टिक बात है ये। तो यहाँ पे ये जो कॉन्वर्सेशन आएगी इससे आपको क्या समझ में आएगा, क्या ये लेकर के आएगी कि आपके दिमाग में सबसे पहले आपके पास एक्सपीरियंसेस घूमेंगे कि क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, आपके दूसरी कंपनीज के साथ क्या पर्सनल पॉलिसीज थी, है ना, किसी दूसरी कंपनी में आपने काम किया था तो वहाँ पे क्या पॉलिसीज थी और उसकी वजह से क्या वहाँ पे अच्छी चीजें लगती थी। ठीक है, और यहाँ पे जब आप आए हो दूसरी कंपनी के अंदर तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आपको लग सकती है या लगती है आपको कि भाई ये पहले वाली कंपनी में तो ये चीजें अच्छी थी लेकिन यहाँ पे ना ये चीज प्रॉब्लम है ना। ये नॉर्मल परसेप्शन है कि अगर एक इंसान कुछ कंपनीज में काम करके आया है मान लो, तो वो एक तो हमेशा एक इंसान ये जज करने की कि पहले वाली कंपनी में ये अच्छा था, ये इस वाली कंपनी में ये तो है ही नहीं, है ना, या उसको लगता है कि नहीं यार इस कंपनी में ये चीजें अच्छी है, पिछले वाली कंपनी में भी ये चीजें प्रॉब्लम थी। तो इस तरीके से हर कंपनी के साथ ना कुछ अच्छी चीजें रहेंगी कुछ खराब चीजें रहेंगी। तो हर इंसान क्या चाहता होगा कि जो उसको प्रॉब्लम लग रही है ना वो चीजें रिजॉल्व हो जाए। तो उससे स्पेसिफिकली अगर पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि आपके वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या पर्सनल पॉलिसीज चेंज होनी चाहिए, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ पे आपका टाइम जो आपने दिया है, जिस वक्त आपने काम किया है वहाँ पे आपने क्या एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, और आपको क्या लगता है कि कौन कौन से चेंजेस वहाँ पे किए जाने चाहिए। ठीक है, या तो एक आपके पास आंसर रहेगा चीजों को लेकर के, या फिर आप सिंपली बैठे रहोगे टेबल पे, है ना, एम्प्टी हैंडेड, मतलब सिर्फ आप आपके हाथ में जस्ट पैड ऑफ पेपर और पेन है, मतलब कागज पेन है लेकर के बैठे रहोगे। ठीक है, नोट्स लेते रहोगे, जो वो बोलते जा रहे हैं उसको लिखते जाओगे और उसको लेकर के आपको कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, कोई आपके पास आंसर नहीं है। ठीक है, कोई आपके पास परसेप्शन नहीं है। ये तब होगा जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, है ना आपने पहले वाली कंपनी में कहीं काम किया है, या आप देखो बहुत सिंपल सी बात है, तो फ्रेशर बंदा है जो पहली बार आके खड़ा है ना, तो उसने किसी और कंपनी में काम किया है ना, उसने उस सेम कंपनी में काम किया। अब अगर उससे पूछे कि भाई क्या पॉलिसीज चेंज करनी चाहिए, तो उसको क्या पता कि भाई आप क्या क्या पॉलिसीज है या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए होती है। ठीक है, उसको नहीं पता, बैठा रहेगा, उसको कुछ नहीं पता, है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है किसी भी पर्सन के परसेप्शन को। तो यहाँ पे किसी भी पर्सन का जो पास एक्सपीरियंस रहा है वो उसके पर्सपेक्टिव को अफेक्ट करता है, और ये उसके आउटसाइड उसके बाहर इंफॉर्मेशन लाता है। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है जो उसके अंदर स्टोर कर रखी है उसने, उन इंफॉर्मेशन को बाहर लाता है क्योंकि वो अपने पास एक्सपीरियंसेस से वहाँ सीख रहा होता है और जो सिचुएशंस होती है उनको कंपेयर कर रहा होता है कि पहले ऐसा था अभी ऐसा है, जो कि यहाँ पे डिसीजन लेने के अंदर काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। और यहाँ पे ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि किसी भी इंसान के उसके अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से आती है, जो उसने पास्ट में सीखे हुए होते हैं, है ना, और जो वहाँ पे
उस केस के अंदर उसको एक पावरफुल वे देते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव देते हैं, एक तरीका देते हैं, एक सोचने का तरीका देते हैं, है ना, एक पावरफुल वे देते हैं जिससे कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है उस केस में, अपने आप को कम्युनिकेट करके अपनी थॉट प्रोसेस को इलेबोरेट कर सकता हूँ। सेकेंड है प्री जजेस। प्री मतलब होता है पहले, जज मतलब किसी ने अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर पहले से जज कर रखा है। जैसे एक मान लो कि किसी ने जज कर रखा है कि नहीं, जितनी भी वुमेन्स होती हैं वो तो वर्किंग प्रोफेशन में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं, काफी ज्यादा स्ट्रेस गिवर होती है। तो अगर किसी ने पहले से ये प्री जजमेंट बना रखा है किसी को वुमन को लेकर के, या कुछ भी हो सकता है कि मेल्स जो होते हैं रिलायबल ज्यादा होते हैं, या मेल्स जो है वो इतना वर्क फोकस होते हैं, या वो ज्यादा वर्क फोकस होते हैं। जो भी प्री जजमेंट किसी ने किसी को लेकर के बना रखा है, मेल फीमेल का हो सकता है, सीनियर जूनियर का हो सकता है, ये हो सकता है कि नहीं ये तो इंसान ही ऐसा है, तो बेकार इंसान है ना, पहले से आपने प्री जजमेंट बना रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना कहीं इंसान के पर्सपेक्टिव को अफेक्ट करती है। सो वी ऑल हैव प्री जजेस, हमारे सबके पास कुछ प्री जजमेंट्स हैं, and they occurs when we take our past experiences with a person and assume that the same type of experience will happen with all the person who are similar to the first. ये तब होता है जब हमारे किसी इंसान के साथ कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहे होते हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि कोई दूसरे इंसान जो वैसा ही है, उसी के जैसा है, पहले वाले के जैसा ही है, वैसे ही सेम एक्सपीरियंस हमको दोबारा से होगा, क्योंकि वो वैसे ही इंसान है, तो वैसे ही सेम एक्सपीरियंस हमको दोबारा मिलने वाला है। So these prejudices are partially due to the culture and partially due to the personal preferences or experiences. ये दोनों चीजों पे डिपेंड करते हैं। एक तो इस चीज पर कि आप किस कल्चरल बैकग्राउंड से आए हो, क्योंकि कल्चरल बैकग्राउंड आपके थॉट प्रोसेस के अंदर है ना। तो ये कहीं ना कहीं कल्चर की वजह से होता है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे मान लो कि अगर कोई गर्ल्स है वो शॉर्ट वियरिंग है, ठीक है, तो वहां पे किसी एक कल्चर का थॉट प्रोसेस तो ये कहेगा कि नहीं यार ये बिकॉज इसका जो ड्रेसअप है उसकी वजह से कुछ भी इसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक पर्टिकुलर कल्चर की थॉट प्रोसेस है। दूसरे कल्चर की थॉट प्रोसेस ये है कि जिसको जो पहनना है पहनना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना अपना एक फ्रीडम ऑफ राइट है, उसको जो सही लगेगा वो पहनेगा। तो ये अलग अलग कल्चरल डिफरेंसेस की बात हो गई कि जिस कल्चर से आप आए हो उस तरीके का आपका माइंडसेट, एक थॉट प्रोसेस रहता है। दूसरा ये रहता है कि एक तो कल्चर के ऊपर डिपेंड करेगा, एक हर इंसान की अपनी कुछ इंडिविजुअल पर्सनल प्रेफरेंसेस होती है, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो एक प्री जजमेंट वहां पे कर लेता है। सो जैसे मान लो अगर किसी ने देखा हो कि फास्ट ड्राइविंग करने से एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, मान लो, तो फिर वहां पे उसका एक जजमेंट है कि जो भी फास्ट ड्राइविंग कर रहा है उसका सबका एक्सीडेंट होएगा, तो वो सबको बोलेगा कि भाई फास्ट ड्राइविंग नहीं करनी अदरवाइज एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उसको लगता है कि फास्ट ड्राइविंग करने से यहाँ पे डेथ होती है। या फिर कल्चर हो सकता है, कल्चर जैसे कि मान लो कि अगर ऐसा मानते हैं कि यहाँ इस पर्टिकुलर जगह पे पूजा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी, तो आप उस कल्चर में पले बड़े हैं जहाँ पे ऐसा मानते हैं, तो आप खुद भी ऐसा मानने लग जाएंगे और वो आपके एक्सचेंज में दिखेगा। तो ये सारी चीजें हैं कि जिस भी कल्चर में आप पले बड़े हैं या जो भी आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस है, दोनों ही आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो वहाँ पे प्री जजमेंट को अफेक्ट करते हैं। Not all the prejudges involves a negative characteristics either. For an example, you could consider all one group to be smart. ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी प्रीजजमेंट्स है वो हमेशा नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे ना कोई इंसान ऐसा सोचता है, जैसे ये एक कॉमन थॉट प्रोसेस अभी क्रिएट हो चुका है कि जो 90% से ऊपर वाले परसेंटेज वाले बच्चे हैं वो सारे स्मार्ट नहीं है, वो इंटेलिजेंट है, पर इंटेलिजेंट उसको इन टर्म्स ऑफ रट्टू तोता की तरफ मानते हैं कि भाई इन्होंने फटाफट रट लिया होगा और एग्जाम में लिख के आए और उनसे नंबर आ गए। इट इज नॉट द इंटेलिजेंस, इट इज नॉट द स्मार्टनेस, है ना। अभी एक प्री जजमेंट है कि भाई जो 70 टू 80 या हम कहेंगे 70 टू 90 की रेंज वाला जो बच्चा है वो दोनों तरीके से एक्टिव है, वो क्रिएटिव भी है, इंटेलिजेंट भी है, पढ़ाई में भी अच्छा है, खेल में भी अच्छा है ना। तो वो ओवरऑल उसका डेवलपमेंट हुआ है जो कि 70 टू 90 के बीच में रेंज में आता है, ठीक है। 70 से नीचे वाला जो है वो तो एकदम उसका तो उससे पढ़ना चाहिए, उससे मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो 70 से 90 वाला पढ़ भी रहा है, लाइफ भी इंजॉय कर रहा है, वो चीजों में भी और भी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, तो ये एक प्री जजमेंट है चीजों को लेकर के कि ये ज्यादा एक्टिव ग्रुप है कंपैरेटिव टू 90 प्लस एंड कंपैरेटिव टू द 70 लेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक
क्रिएट हो गया। अब कई बार बहुत सारे बच्चे इस रेंज में नहीं आते होंगे, वो इतने इंटेलिजेंट भी नहीं होते होंगे, इतने एक्टिव भी नहीं होते होंगे, लेकिन फिर भी बिकॉज एक प्री जजमेंट है तो उसकी वजह से कई बार ये एक अलग इम्पैक्ट भी डालता है, वो बंदा भी इसके अंदर कंसिडर हो जाएगा क्योंकि स्मार्ट नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे एक ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं, जबकि सारे लोग स्मार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक ग्रुप के अंदर जितने भी लोग आए ना उन सभी को स्मार्ट कंसिडर कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे सारे जजमेंट्स जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ग्रुप को स्मार्ट के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे प्री जजमेंट्स जो है वो इंसान के पर्सनल पास्ट एक्सपीरियंसेस पे, उसके कल्चर पे, ना इन पे डिपेंड करता है। और ये इस ऐसे रहता है कि हम अगर किसी एक इंसान के साथ ऐसा एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो हमें लगेगा कि सामने वाला जो दूसरा पर्सन है जो उसके जैसा है वो भी सेम ही बिहेव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फीलिंग्स। फीलिंग्स एक चीज होती है गट फीलिंग कि भाई मुझे लग रहा है कि ये ऐसा है ना। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंसेस नहीं है उस चीज को लेकर के, कोई चीज उसको प्रमाणित नहीं करती है, लेकिन आपको एक फील आ रहा है कि नहीं ये बंदा सही नहीं है, या आपको फील आ रहा है कि नहीं आप बीमार नहीं हो लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो बीमार हूँ जैसा फील हो रहा है। तो ये है फीलिंग, आपका क्या परसेप्शन है आप किसी दूसरे इंसान को लेकर के, अपने आप को लेकर के, दैट इज फीलिंग। So for this area of influence, there are actually two ways in which your feeling can influence your communication with the other person. इस एरिया के अंदर, इस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर एक्चुअली में दो तरीके हैं, दो वेज है जिसके थ्रू आप अपने फीलिंग्स को जो है दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट कर सकते हो, दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, दूसरे पर्सन को बता सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली दो तरीके हैं जिससे आप अपनी फीलिंग्स को जो दूसरे पर्सन है उसको कम्युनिकेट कर सकते हो। पहला तो है कि फर्स्ट refers to the way that you feel on a given day. If you feel well, you will communicate in one way. If you feel ill, you will communicate in the another way. Since your well-being fluctuates, it makes sense that the way you communicate will change somewhat with how well you are feeling. If you find yourself experiencing difficulty in communicating due to the illness or other physical stress, or recognizing or acknowledging it when appropriate can be very helpful. When other might interpret the change in your communication as having something to do with them. ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम कह रहे हैं कि भाई हम इफेक्टिवली जो है अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इफेक्टिवली किसी सेकंड पर्सन को कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारी फीलिंग्स को। पहला तो सिंपली ये तरीका है कि जिस भी तरीके से आप उस दिन जो फील कर रहे हो उसको आपने एज इट इज एक्सप्रेस कर दिया। अब ये है कि दो केसेस के अंदर कि एक तो आप उस दिन बहुत अच्छा खुश खुश महसूस कर रहे हो तो आप अपनी चीजों को अलग तरीके से एक्सप्रेस करोगे। दूसरा है कि अगर आप उस दिन बहुत ज्यादा दुखी हो या बहुत बीमार हो, परेशान हो, स्ट्रेस्ड हो, तो आप वहां पे उस सिचुएशन में अलग तरीके से बिहेव करोगे। तो इसके अंदर ये है कि कितना आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो वहां पे एक अलग तरीके से एक्सप्रेशन होगा, एक अलग तरीके से वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा। दूसरा है कि जब आप वहां पे अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, आप बीमार सा महसूस कर रहे हैं, कमजोर महसूस कर रहे हैं, दुखी महसूस कर रहे हैं, तब वहां पे दूसरे तरीके से आप वहां कम्युनिकेट करेंगे। सिंस यहाँ पे जो वेलबींग है भाई, कभी आपको अच्छा लगेगा कभी बुरा लगेगा, ये तो फ्लक्चुएट होने वाली चीज है ना, ये तो फ्लक्चुएट होती रहेगी। तो ये यहाँ पे एक मेक सेंस बनाता है कि आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, आपका जो एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स है, आपका जो बिहेवियर है वो वहाँ पे चेंज होता रहेगा। और इस तरीके से कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स भी जो है किसी इंसान को लेकर के, किसी सिनेरियो को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के चेंज होती रहेगी। तो अगर आप ऐसा पाते हैं कि अगर आप यहाँ पे कम्युनिकेट करने के अंदर डिफिकल्टी महसूस करते हैं कि आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, आपको कम्युनिकेट करने में डिफिकल्टी महसूस होती है, किसकी वजह से, इलनेस की वजह से हो सकता है, बीमारी की वजह से हो सकता है, किसी फिजिकल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, किसी भी चीज की रिकॉग्नाइजेशन की वजह से हो सकता है कि आप कोई चीज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या एक्नॉलेज कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं इसको, उस पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि वो सही है तो कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल होगी इसके अंदर आपका, आपकी कम्युनिकेशन के अंदर जो आपका थॉट प्रोसेस है उसके चेंज को इंटरप्रेट करने के अंदर, कि मतलब कहीं ना कहीं आप कोई एक चेंज को, एक बदलाव वहां पर ला पाएंगे समाज के अंदर, कम्युनिटी के अंदर। और इसका कहीं ना कहीं इससे कुछ ना कुछ लेना देना रहेगा। मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप वहां पे प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू इलनेस, ड्यू टू दिस
रिकॉग्नाइजेशन, ड्यू टू द एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो वहां पे एक अलग तरीके से चीजें जाएंगी। और अगर आप अप्रोप्रिएट फील कर रहे हैं, अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप खुश चेयरफुल महसूस कर रहे हैं, हेल्दी महसूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजों को अलग तरीके से यहाँ पे एक्सप्रेस किया जाएगा और आपकी कम्युनिकेशन के अंदर जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं चीजों का इंटरप्रिटेशन है वो बदल जाएगा और आपका कहीं ना कहीं इसका ओवरऑल जो सिनेरियो है, सिचुएशन है, उससे कहीं ना कहीं लेना देना रहेगा, ठीक है। फोर्थ है लास्ट आपके एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अंदर है द लास्ट एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन योर कम्युनिकेशन इज योर एनवायरमेंट. All of us communicate differently in the different environments, and this is simple enough to observe in everyday life. Do you speak to your colleagues the same way do you to your friends? ठीक है? Do you talk to the strangers or more with more or less formality than the people you know well? Do you talk to your subordinates the same way when your boss is there as you do when she is not there? So as you go through your work day, you notice that how, where you are going on, and who else is present may be impacting the way that you communicate. Recognizing how the environment might be affecting others you communicate with, that a skill that can come in handy for you. Particularly when you perceive that the environment is always having a negative impact on your ability to communicate effectively with the someone, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट आपके परसेप्शन के लेकर के। ये देखो लास्ट इन्फ्लुएंस जो आपकी कम्युनिकेशन को करता है वो है आपका एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी टेंडेंसी है कि हम अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। इसको सिंपली आप ऑब्जर्व करके देख सकते हो कि एक इंसान हर इंसान के सामने अलग अलग तरीके से चीजों को बोल रहा होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है इसको ऑब्जर्व करना हमारी डेली लाइफ के अंदर। जैसे कि अगर आप अपने कलीग से एक अलग तरीके से बात करते हो, ठीक है, अपने जबकि अपने फ्रेंड्स के साथ अलग तरीके से बात करते हो, आप किसी स्ट्रेंजर के साथ अलग तरीके से बात करते हो, ठीक है, उसके साथ आप अच्छा एक बात, स्ट्रेंजर के साथ फॉर्मेलिटी के साथ बात करते हो, नॉन फॉर्मेलिटी के साथ बात करते हो। तो बिल्कुल वैसे है कि कोई भी स्ट्रेंजर है जिसको आप जानते हो उसके साथ आप अलग तरीके से बात करोगे, जिसको नहीं जानते उसके साथ अलग तरीके से बात करोगे, ठीक है। और जो भी सब ऑर्डिनेट्स है, जो ऑर्डिनरी नहीं है, मतलब जो आपके लिए स्पेशल है, जैसे कि आपका बॉस, ठीक है, उनसे आप अलग तरीके से बात करते हो। जैसे कि आपका बॉस अगर वहाँ पे है तो आप वहाँ पे अपने कलीग से भी अलग तरीके से बात करोगे, अपना बॉस नहीं है तो भी अपने कलीग से अलग तरीके से बात करोगे, अपने बॉस से अलग तरीके से बात करोगे, बॉस की एब्सेंस में अलग तरीके से बात करोगे। तो इस तरीके से जब हम पूरे वर्क डे को नोटिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम किस तरीके से बिहेव करेंगे। इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पर कैसी सिचुएशंस वहाँ पे हो रही हैं, कौन कौन वहाँ पे प्रेजेंट है। ये सारी चीजें आपकी कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट डालती है, इनको अफेक्ट करती है। तो इस तरीके से यहाँ की एनवायरनमेंट को हम रिकॉग्नाइज करके, उसको पहचान करके, जान करके हम दूसरे लोगों के साथ क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, जो कि यहाँ पे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है और कम्युनिकेशन की स्किल्स के साथ यहाँ पे अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इन सारी चीजों को हैंडल करना, इनको हैंडल जो करना वो काफी डिफिकल्ट टास्क है कि भाई अलग अलग कम्युनिकेशन में हमें अलग अलग तरीके से बिहेव करना है, अलग अलग कम्युनिटी में हमको हमको अपने आप को अलग तरीके से एक्सप्रेस करना है। पर्टिकुलरली जब आपका जो है अगर आपका ऊपर एक नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव इम्पैक्ट है, अगर आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो वहां पर आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपकी जो कम्युनिकेशन है, वो कहीं ना कहीं उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी, वो उतनी प्रॉपर नहीं होगी जितनी प्रॉपर वो होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपकी जो एबिलिटी है बात करने का, जो किसी भी इंसान के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने का तरीका है, ठीक है, आपका जो परसेप्शन है एनवायरनमेंट को लेकर के कहीं ना कहीं जो है अफेक्ट करता है आपके एनवायरनमेंट से वो अफेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें हुई किसके बारे में, पर्सपेक्टिव के बारे में। तो ओवरऑल क्या बोल रहे हैं हम कि पर्सपेक्टिव का मतलब ये कि आपको चीजों को देखने का, बात करने का, एक्सप्रेस करने का, ऑब्जर्व करने का, अब्जॉर्व करने का क्या नजरिया है, क्या तरीका है और किस तरीके से सारी चीजें यहाँ पे अफेक्ट करती है। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है ये लेक्चर और ये यूनिट। इसके अंदर हमने डिस्कस किया दो बेरियर्स हमारे रिमेनिंग थे लास्ट लेक्चर से उनको, और फिर हमने परसेप्शन के अंदर बेरियर्स को डिस्कस किया कि परसेप्शन का क्या लेना देना है कम्युनिकेशन के अंदर। तो हमने कहा कि लैंग्वेज, ठीक है, एनवायरमेंट और किसी भी इंसान के पास एक्सपीरियंस जो है
किसी भी इंसान के परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहीं पर कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक अगली यूनिट के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।